दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और चलिए दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है आपका रुड़की वाटर कॉन्क्लेव चर्चा में है। तो ये क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे किस संस्था के साथ मिलकर के या किस संस्था ने इसको बनाया है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की भी। तो पहला ही क्वेश्चन में आप लोगों का हाल ही में चर्चा में रहा आपका रुड़की वाटर कॉन्क्लेव। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका रुड़की वाटर कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव आपका चर्चा में है या आयोजन किया गया, ये किस संस्था ने इसको बनाया है? रुड़की वाटर कॉन्क्लेव को किस संस्था के द्वारा बनाया गया, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए पहली बात तो करते हैं कि जो रुड़की वाटर कॉन्क्लेव है आपका, ये किसके द्वारा बनाया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी रुड़की द्वारा, किसके द्वारा भाई? आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको बनाया गया है। अगर इसकी बात करते हैं, साथ ही हम बात करते हैं इसमें जो आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे बनाया गया है, तो इसके साथ सहयोग किसने किया है? तो सहयोग की अगर हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की कॉन्क्लेव की, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान जो संस्थान है, जल विज्ञान संस्थान द्वारा इसकी क्या की गई है? मदद किया गया। या सहयोग की अगर हम बात करते हैं, किसकी भाई? सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो वो यही है, किसके सहयोग से? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के सहयोग से ये बनाया गया है। ठीक है, ओके। इसकी बात करते हैं, कौन सा संस्करण है इसका? ये दूसरा संस्करण है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। दूसरा संस्करण है और संयुक्त रूप से ये किया गया। इसकी थीम क्या है? यानी कि जो थीम की बात करें, देखिए थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसका है भाई, जो इसकी जो इस बार की थीम है। और ये किसके तहत, जो राष्ट्रीय अगर हम जल इसकी बात करते हैं जल विज्ञान संस्थान की, तो ये किसके तहत काम करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के साथ, जल शक्ति मंत्रालय के तहत। अब देखो, सबसे पहले बात ये कि क्वेश्चन था आपका कि रुड़की वाटर कॉन्क्लेव आईआईटी रुड़की के द्वारा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको बनाया गया है। यानी कि जल को लेकर के इसके सस्टेनेबल, यानी कि इसको मतलब अगर हम कहें तो इसके सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आपके जल के महत्व को भी समझना है, जल को हम लगातार इसके जो सोर्सेज हैं उनको भी बनाए रखना है। उन सारी बातों के लिए आईआईटी रुड़की के द्वारा कहां पर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव लगाया गया है। साथ ही बात करें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के सहयोग से लगाया गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान किसके तहत काम करता है आपका? ये इसके तहत जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये आपका काम करता है। ठीक है, थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी इस बार की क्या है, जो कॉन्क्लेव लगाया गया है, इसकी जो थीम थी, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, ओके। अब बात आती है ये मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है इसके? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, इस जल शक्ति। तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? इसके मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। और मोदी के मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो कितने लोग शामिल इसके अंदर? 78 लोग इसके अंदर शामिल हैं मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर। यहाँ पर एक पॉलिटी का क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे 15% लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर एक और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो मंत्रियों के प्रकार की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों ध्यान रखना, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री होता है। दूसरा आपका होता है एमओएस, इनकी मदद के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और साथ ही एक होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। यहाँ बात आती है कैबिनेट शब्द जो आपने सुना होगा। सीधी सी बात करें, जो कैबिनेट है तो एक कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है आपका। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आपका आया था मार्च 1946 के अंदर, 1946 में आपका कहां पर पहुंच गया था? दिल्ली के अंदर पहुंच गया था। मे भी शायद 24 मार्च था। ठीक है, ओके। इसके अंदर कितने लोग शामिल थे भाई? 3 लोग शामिल थे। काफी बार पूछ लिया जाता कि कैबिनेट मिशन का काम क्या था। कैबिनेट मिशन का काम केवल अगर मुख्य तौर पर बात करें तो
क्या संविधान, आमतौर पे बात कर देते हैं लोग कि संविधान बनाना कैबिनेट मिशन का काम था। दोस्तों कैबिनेट मिशन का काम संविधान बनाना नहीं था, संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना ये कैबिनेट मिशन का क्या था भाई, मुख्य काम था। साथ में हम कह सकते हैं अंतरिम सरकार बनवाना भाई, अंतरिम जो सरकार थी वो बनवाना भी कह सकते हैं। अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो पंडित जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि बाद में आपके निर्वाचित भी हुए, ठीक है। और निर्वाचित कब हुए, जब 1951-52 में आपका पहला चुनाव हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। देश के अंदर पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के अंदर मिशन की थोड़ी सी बात करी तो 3 लोग इसके अंदर शामिल थे, कह सकते हैं पैथिक लॉरेंस था आपका, पैथिक जो लॉरेंस साहब है वो थे शामिल, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर आपके पास एवी अलेक्जेंडर साहब थे। साथ ही हम बात करते हैं स्टैफर्ड जो क्रिप्स है वो भी इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। और इनका काम ये था, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा अपनी मर्जी से बनाने के लिए भेज दिया था। कैबिनेट मिशन को बड़ा सुंदर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन को भेजने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन, ये तीनों जो आपका पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और साथ में स्टैफर्ड क्रिप्स क्या थे आपके, ये ब्रिटेन के सांसद थे, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली। बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। एक आपने क्रिप्स मिशन सुना होगा, क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसके अध्यक्ष कौन थे, आपके जो स्टैफर्ड क्रिप्स दोबारा से भारत आए थे। ये क्रिप्स मिशन किसने भेजा था, तो ये भी बड़ा अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन किसने भेजा था। दूसरी बात ये, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 के अंदर आपका क्रिप्स मिशन आया था भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और तो यहाँ पर हमने बात करी थी किसकी, रुड़की कॉन्क्लेव की बात करी थी, IIT रुड़की के द्वारा ये आपका बनाया गया। सहयोग किसका लिया था, राष्ट्रीय जो जल संसाधन संस्थान, उसका सहयोग लिया था। जल मंत्री कौन आपके, गजेंद्र सिंह है, जल मंत्री। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट से अपने कैबिनेट के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात करने की कोशिश करिए। 15% तक कैबिनेट और 78 जो लोग हैं मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का जो है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपका, वैश्विक प्लास्टिक संधि चर्चा में रही है, ये किस संस्थान ने इसको जारी किया। क्या भाई आपका वैश्विक प्लास्टिक संधि आपकी चर्चा में रही है, क्या रही है वैश्विक प्लास्टिक संधि चर्चा में रही है। ये एक कह सकते हैं कि प्लास्टिक को लेकर के, किसको लेकर के एक संधि हुई है और इस पर चर्चा हुई है। कहां पर चर्चा हुई है, किस संस्था ने इसको चर्चा करी है। देखिए इस क्वेश्चन की तो मैं बात कर लूंगा, मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है। जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैंने पूछा था आप लोगों से एक बार, मैं कराया भी था, ध्यान रखना। पेरू ने करी थी भाई, किसने करी थी, पेरू ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी थी। उसके पीछे कारण क्या था आपको बता देता हूं। देखिए पेरू ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी थी, उसी जलवायु को बचाने के लिए यहाँ पर ये वैश्विक प्लास्टिक की यहाँ पर बात हो रही है। पेरू द्वारा जब जलवायु आपातकाल की घोषणा करी गई थी तो कितने दिन के लिए कही गई थी, 90 दिन के लिए। कारण क्या था कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कहां पर भाई, टोंगा के अंदर। टोंगा के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। मैंने एक 2-4 मिनट की भी क्लास डाली थी आप लोगों के बीच में, शायद आपको ध्यान हो कि होंगा टोंगा जो ज्वालामुखी है वो कहां पर, तो टोंगा आपका कहां पर भाई, ये दक्षिण जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का एक देश है। और पानी में, समुद्र में क्या हुआ था, इसका समुद्र के अंदर क्या हुआ था भाई, ये समुद्र में विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट पानी में। और इसकी जो बादल या गर्द कह सकते हैं 20 किलोमीटर हाइट तक भी देखे गए थे। और 2300 किलोमीटर मैं कहूं दूर बैठे न्यूजीलैंड तक भी इसके असर देखे गए थे। ध्यान रखना, उसी तो जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जलवायु में भी परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जलवायु आपातकाल की घोषणा क्यों करी थी, वो इसलिए करी थी जब ये विस्फोट हुआ था तो एक तेल का टैंकर, ध्यान रखें भाई, एक तेल का टैंकर प्रशांत महासागर में क्या हो गया था, पेरू के जो इलाके में थे उसमें वो लीक हुआ। और वो जो तेल था वो मछलियों के पेट तक गया, मछलियों में भी या कह सकते हैं समुद्री जीवों में भी उसकी स्मेल आ रही थी। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसको लेकर के यहाँ पर जब वो तेल का टैंकर लीक हुआ था तो जलवायु आपातकाल की घोषणा करी थी। यहाँ जलवायु को ध्यान में रखते वैश्विक प्लास्टिक की संधि की बात हुई है, मसौदा की बात हुई है। तो ये किसने किया, मसौदा की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने किया था आपका भाई, ये है आपकी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा।
संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है, पर्यावरण जो सभा है, इसने इस मसौदे को तैयार किया है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये मानना होता है कि दुनिया में प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक भाई खत्म नहीं होता है। प्लास्टिक क्या आपका जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर भी शामिल हो जाता है और एयर के अंदर भी। यहाँ भी एक क्वेश्चन कराया था, नैनो कण जो क्या है प्लास्टिक के हवा के अंदर भी रहते हैं और वो हमारे शरीर में जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए क्या है खतरनाक है। कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक सफाई है, खराब नहीं होता, ये किसी भी हालत में मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये रहता काफी लंबे समय तक रहता है, ठीक है, और एक इंसान के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी हिम्मत रखता है। और साथ में प्लास्टिक जब हवा में है और 2000 किलोमीटर तक, भाई कितने 2000 किलोमीटर तक ये उड़ करके जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लास्टिक नहीं है तो यहाँ प्लास्टिक नहीं होगा, यानी कि पूरी दुनिया के लिए एक विशेष तौर पे। इसलिए जो आपकी संयुक्त राष्ट्र जो आपकी पर्यावरण जो सभा है, ये आपका पता है यूएनओ का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इस यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन जो आपका इसके उसी का एक हिस्सा है, तो इसको कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा यूएनईए द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही 175 देशों के साथ इसमें कितने भाई 175 देशों के साथ इस पर क्या हुआ हस्ताक्षर हुए हैं। और क्या होगा भाई इस प्लास्टिक से, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक के जहरीले बोझ से निजात पाने के लिए मसौदा तैयार किया है। प्लास्टिक के जहरीले बोझ, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक कभी खराब मतलब खत्म नहीं होता है, ये इंसान को कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है। और एक रिपोर्ट आई थी आपकी, उस रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक की बरसात हुई थी भाई, प्लास्टिक की बारिश कहां पर हुई थी? तो ये आपके अल्पस पर्वत पर हुई थी। अल्पस जो पर्वत है, अल्पस पर्वत पर प्लास्टिक की बारिश हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों। और वैज्ञानिकों ने उसके कण लिए थे, बर्फ के कण, वहां से ऊपर की बर्फ की लेयर ली तो उन्हें मिला कि बर्फ के साथ क्या प्लास्टिक के कण इसके अंदर समाहित है, ठीक है भाई। तो इसके लिए आपका ये मसौदा जो तैयार किया गया है, तो यूएनईए द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया है। यूएनओ की स्थापना की हम बात करते हैं तो 1945 के अंदर यूएनओ की स्थापना हुई है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, आप साथ के साथ नोट करेंगे क्वेश्चनों को, बिल्कुल भी मतलब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए इतना समय नहीं होता है। साथ के साथ अगर नोट नहीं कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पीड अगर कम लग रही है तो भी आप उसको भाई फास्ट कर सकते हैं। आजकल तो ये सुविधा है, टेक्नोलॉजी है आप लोगों के पास, ठीक है। अगर स्पीड तेज है तो कम कर सकते हैं, कम लग रही है तो तेज भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक आपका जलवायु को लेकर के, एक आपका जल एनक्लेव को लेकर के आपका क्वेश्चन हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, क्लास को भाई प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप थोड़ा सा प्यार कम दिखाते हैं तो थोड़ा भाई रोज की बात हो गई है ये कि भाई शेयर करो, सुननी है एक बार सुन लो और उसको शेयर करो भाई, ठीक है। क्लास को प्यार दिखाएं ताकि हमें भी, हमारा भी थोड़ा बहुत है मन बढ़े और ज्यादा हमारा कुछ काम करने को इच्छा है। चलिए भाई, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी तरीके से बना रहेगा और आपको पर डे का जो करंट है, आपको पता है करंट के साथ जो भी इंपोर्टेंट स्टैटिक्स फॉर ऑल एग्जाम आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, हाउ इंडिया व्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आज का 3 है, बहुत मस्त रिपोर्ट है भाई। हाउ इंडियंस जो व्यू जेंडर रोल्स, व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी। किस संस्था द्वारा ये हाउ इंडियंस व्यू आपका जनरल रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी, ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन बड़ा शानदार है, समझना है ये किसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है। यानी कि अब जेंडर की यहां पर बात करें भाई, मेल और फीमेल की सोसाइटी में भागीदारी, कि मैं इस काम को मेल करेगा तो बेटर है, इस काम को फीमेल करेगी तो बेटर है, उस चीज को, यानी कि समाज के अंदर भागीदारी, परिवार के अंदर भागीदारी को, जैसे बच्चों को पालना भी है, कमाई का साधन भी है उसके अंदर भाई, एजुकेशन का भी, सारी चीजें इसके अंदर शामिल करेगी इस रिपोर्ट के अंदर। और ये रिपोर्ट जारी हुई है,
तो सबसे पहले तो हम इसके आंकड़े ले लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आएगी। रिपोर्ट क्या आपकी कि जो सोसाइटी और समाज के अंदर मेल और फीमेल किस प्रकार से काम करते हैं, तो कौन सा काम के लिए कौन सा जेंडर सही है, किस काम के लिए कौन सा जेंडर का कितना % आया है, वो इंडिया के लोगों का सर्वेक्षण हुआ। उस इंडिया के लोगों के सर्वेक्षण के ऊपर ये आपकी रिपोर्ट जारी हुई है। ध्यान रखिए भाई, देखिए प्यूरी रिसर्च सेंटर के द्वारा, किसके द्वारा भाई, आपका प्यू रिसर्च सेंटर ने करा है। किसने किया है? रिसर्च सेंटर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की। प्यू रिसर्च सेंटर ने ये रिपोर्ट जारी करी है। सबसे पहले तो बात करें ये प्यू रिसर्च सेंटर है कहां का भाई। देखिए प्यू रिसर्च सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो मित्रों, प्यू रिसर्च सेंटर आपका कहां का? यूएसए का। यूएसए में भी कहां पर है ये आपका? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो डीसी है, वाशिंगटन डीसी में आपका ये सेंटर है और यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। वाशिंगटन डीसी बेस्ट गैर लाभकारी संगठन है आपका, क्या गैर लाभकारी संगठन है। और इसने क्या किया? इंडिया के लोगों पर रिसर्च किया। कितने लोगों पर भाई? 29,999। इसने 29,999 लोगों पर क्या किया? इसने भारतीयों पर क्या किया? सर्वेक्षण किया है या सर्वे किया है। सर्वे कितने लोगों पर किया गया है? तो 29,999 लोगों पर इसने सर्वेक्षण किया और एक रिजल्ट दिया। वो रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन की बात कर ली, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। देखिए इसने क्या निकाला शीर्षक की रिपोर्ट। इसने रिपोर्ट में क्या दिया? 55% जो भारतीय है, 55% भारतीयों का क्या कहने का? पुरुष और महिला समान रूप से, भारतीयों ने क्या बोला? पुरुष और महिला यानी कि मेल और आपका जो फीमेल है समान रूप से अच्छे नेता है, अच्छे राजनेता है। 55% ने क्या बोला? दोनों समान रूप से क्या है? अच्छे राजनेता बन सकते हैं। 55% यानी कि 50% से ऊपर आंकड़ा गया, तो ये क्या आपकी रिपोर्ट सही हो चुकी है, कह सकते हैं आप। ठीक है, ओके। पुरुष और महिला अच्छे राजनीतिक नेता हैं। 34 ने कहा, 34% ने क्या कहा कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं अच्छी तरह से बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, उनके द्वारा की जानी चाहिए। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा या कहीं फीमेल के द्वारा की जानी चाहिए। बच्चों की देखभाल का काम कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। अब देखो यहाँ पर वही मानसिकता आगे चाहे चले जाए, अमेरिका चाहे चले जाए, कहीं जो इंडिया के जो लोग हैं उनकी मानसिकता कभी चेंज नहीं हो सकती। उन्होंने बोला बच्चों क्यों भाई, जेंट्स क्यों नहीं कर सकता? बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, उनका मानना यह है कि 34% जो महिला, उनका मानना है कि महिलाओं की ये अच्छे से देखभाल करती है। और साथ ही आय अर्जित करना पुरुषों का दायित्व है। यहाँ पर 34% ने ही क्या कहा? जो कमाई का जो है, कमाई कौन करेगा? पुरुष ही करेगा। क्यों भाई, महिला क्यों नहीं करेगी? यहाँ पर भी क्योंकि जब बराबर का हक देते तो हर जगह पर उनको बराबर का हक मिलना चाहिए, हर जगह पर उनको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो कमाई 34%। देखिए मैं खाली यहाँ पर रिपोर्ट की बात करूँ, हाउ इंडियन व्यूज जो जनरल रोल्स इन फैमिली एंड सोसाइटी, ये रिपोर्ट प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा यूएसए वाशिंगटन गैर लाभकारी आपका 29,999 लोगों पर सर्वे किया गया। 55% भारतीयों ने क्या कहा कि अच्छे राजनेता मेल और फीमेल। 54 ने क्या कहा? महिलाएं बच्चों को देखभाल करनी चाहिए और वही अच्छे से कर सकती हैं। 34 ने क्या किया? कमाई का जो काम है वो किसका भी? पुरुषों का। 34% लोगों ने क्या कहा? जो कमाई का काम है क्या है? पुरुषों का, पुरुषों को करना चाहिए। ये रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात यूएसए की कर लेते हैं। आपको पता है यूएसए अभी हाईलाइटेड मुद्दा, उसमें मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। आपको पता है यूएसए ने अभी क्या कहें, रिस्ट्रिक्शंस जो लगवाई है। रिस्ट्रिक्शंस किस पर? रूस पर जो क्या लगाई है, रशिया पर क्या लगाई इसने? आर्थिक पाबंदियां लगाई है। चर्चा का विषय आर्थिक पाबंदियां रूस ने क्यों लगाई? तो यूक्रेन वर्सेस जो रूस का जो वार हो रहा है उसको देखते हुए। आज उसका 9वां दिन है वार का भाई, है ना। लड़ाई का कौन सा दिन है? 9वां दिन चल रहा है। वाशिंगटन डीसी इसकी क्या राजधानी है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? तो पोटामैक नदी के किनारे क्या है आपकी? वाशिंगटन डीसी है। जो बाइडेन क्या है? वहां के क्या है भाई? जो बाइडेन राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है भाई? 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, ध्यान रखना। और केवल 2 बार चुना जाता है, केवल 2 बार चुना जाता है। ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करें वहां के उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति क्या है? वहां पर उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस जो है, कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति है। ये ध्यान रखेंगे, ये भारतीय मूल की पहली नागरिक है। भारतीय मूल की पहली नागरिक ही है। साथ में अमेरिका की भी क्या है? जो उपराष्ट्रपति है पहली, और पहली ऐसी सबसे कम समय, विश्व के अंदर सबसे कम समय तक कार्यवाहक जो राष्ट्रपति रही है यही रही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कुछ घंटों के लिए, जब जो बाइडेन क्या होते बीमार हुए थे, तबीयत खराब हुई थी, तो कमला हैरिस
यहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कमला हैरिस का भारत में कहां से संबंध है। इनकी मां एक नर्स के तौर पे गई थी। थोड़ा सा हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है भाई। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात भारत के राष्ट्रपति की करूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो हेड ऑफ नेशन कौन आपका, हेड ऑफ नेशन भारत के राष्ट्रपति है भाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, हेड ऑफ नेशन है। साथ ही हम बात करते हैं कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे किसके नाम पर होते हैं, इन्हीं के नाम पर होते हैं। देश का पहला व्यक्ति कौन है, तो देश का पहला व्यक्ति भी हम यही, भारत का पहला नागरिक कौन है आपका, तो यही है भैया आपका कौन, राष्ट्रपति साहब भारत के पहले नागरिक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और कितनी बार भी, देखिए अमेरिका में और हमारे में क्या फर्क हुआ कर दो, यहाँ पर कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है बंदा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर लड़ा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के, अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो एक्ट नंबर 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये यहाँ पर दिया गया। और एक विशेष तरीके की शक्ति दी गई है, आपातकाल लगाने की जो शक्ति है किसके तहत दी गई है, आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति किस एक्ट के तहत आपातकाल लगाता है, तो 352, 3 आपका 56 और 360 के तहत आपातकाल लगाता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक आपका राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल कह सकते हैं उसको, और एक आपका वित्तीय आपातकाल। ये 100 से ज्यादा बार लग चुका आपका राज्य आपातकाल, कितने से 100 से ज्यादा बार लग चुका है। ये अभी तक आपका कितने बार लगा, 3 बार लगा है। 2 बार क्या लगा है, ये आपका युद्ध की स्थिति में 2 बार लगाया गया है, और 1 बार आपका क्या लगाया गया, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया है। इस आंतरिक गड़बड़ी शब्द को 1942 में 42वां जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तहत 1976 में हुआ था, तो इंदिरा गांधी के समय इसको लगाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आंतरिक गड़बड़ी का जो था, ये इस आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। अमेंडमेंट हुआ था आपका 1942 में। यहाँ पर हमने बात करी किसकी, तो ये जो रिपोर्ट आई थी पुरुष और महिलाओं को समान रूप से की बात करते हैं, तो यूएसए के अंदर हमारे कुछ महानुभावों पर 29,999 लोगों पर जो वहाँ की जो रिसर्च की गई, तो उसका सामने ये रिजल्ट आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता भी अभी हाल ही में, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूटेशन पर कब हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, ये क्या भाई, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर पर अभी कन्वेंशन और क्लस्टर म्यूटेशन पर जो साइन हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, ये हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे, ध्यान रखें, क्योंकि अभी चर्चा में है आपका क्लस्टर जो है चर्चा में है। क्यों है मैं बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूटेशन पर सिग्नेचर हुए हैं, तो ये कब हुए थे, चर्चा में क्यों है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए क्लस्टर, पहले मैं बात कर लेता हूँ क्लस्टर चर्चा में क्यों है। यहाँ पर हमने बात करी क्लस्टर चर्चा में इसलिए क्योंकि जो अभी रसिया, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, आपका युद्ध हो रहा है। और यहाँ पर यूक्रेन ने क्या लगाया है, रसिया पर एक आरोप लगाया है। अब सच झूठ तो समय बताएगा, आने वाला समय के गर्भ में है भाई। ठीक है, यूक्रेन ने आरोप क्या लगाया है, आरोप लगाया है कि रसिया ने क्लस्टर बम का यूज किया। अब देखिए रसिया ने क्लस्टर बम के यूज किया, अगर मैं बात करूं तो क्लस्टर बम कौन सा बम होता है भाई आपका, क्लस्टर बम किस प्रकार से काम करता है, तो इसको अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एरोप्लेन है। ठीक है भाई, यहां से क्या होता है, बड़े लेवल पर क्या होता है, अलग अलग मिसाइलें, बम बड़े क्षेत्र पर क्या बम फेंके जाते हैं, जो कि अलग अलग टारगेट पर अलग अलग और कंटिन्यू बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है आपका। ये मान लिया क्या आपका एरोप्लेन है, और यहां से बहुत सारे बम जो लगातार फेंके जाते हैं, इनको क्या बोलता है, क्लस्टर बम बोला जाता है। और बहुत बड़े लोगों को बहुत बड़े क्षेत्र पर, ये फिर सिविलियन क्षेत्र हो चाहे मिलिट्री क्षेत्र हो, बहुत बड़े लेवल पर ये क्या करते हैं, नुकसान करता है आपका क्लस्टर बम। साथ ही यहाँ पर यूक्रेन ने तो एक और भी लगाया था, मैं बात करूंगा आपका वैक्यूम बम की भी। यहाँ पर थोड़ी सी वैक्यूम जो बम है इस पर का भी आरोप लगाया था कि वैक्यूम बम का भी यूज किया गया है। इसे फादर ऑफ बम के नाम से भी जाना जाता है। वैक्यूम बम को किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ बम के नाम से भी वैक्यूम को जाना जाता है, क्योंकि ये जब ये गिरता है नीचे तो क्या एक वैक्यूम पैदा करता है, कि निर्वात पैदा करता है। और जलने के लिए क्या चाहिए आपको, O2 की आवश्यकता पड़ती है। ये अपनी तरफ क्या करता है, जितनी भी वातावरण के अंदर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेता है, और एक केमिकल रिएक्शन होती है जो लोगों को क्या कर सकती है, घायल कर सकती है। लोगों को एक किस्म से कहें, लोगों
को बहुत सारे बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकती है। ठीक है भाई, तो ओके, यहाँ पर हमने किसकी बात करी है, यूक्रेन में आपके क्लस्टर बम की बात करी, साथ ही हमने किसकी बात करी है, आपका जो वैक्यूम बम है, दोनों बमों का यहाँ पर यूज हो चुका है। कह सकते हैं कि दूसरा बड़ा जो खतरनाक बम है, परमाणु बम के बाद दूसरा खतरनाक बम में की कंडीशंस में आपके वैक्यूम बम और आपके क्लस्टर बम आते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। कुछ जो न्यूज एजेंसियां वो बोल रही कि हुआ है, कोई बोल रहा नहीं हुआ, कोई बोल रहा है झूठे आरोप है, तो ये समय के ऊपर छोड़ दो, पता लग जाएगा कि हुआ क्या था। ठीक है, चलिए भाई, 2008 में मई 2008 में कितने देशों ने, 107 देशों ने इस क्लस्टर हथियारों के प्रतिबंध पर साइन करे थे। संधि कब हुई थी आपकी भाई, मई 2008 में। कब, मई 2008 में क्लस्टर हथियारों को लेकर के संधि हुई थी। क्लस्टर जो हथियार हैं, हथियारों के यूज पर संधि हुई थी। कितने देशों में, 107 देशों में ये क्लस्टर हथियार यूज नहीं करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर, जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर जो बम है उन बमों के यूज के लेकर के संधि हुई थी आपके 2008 के अंदर। मई 2008 में 107 देशों ने इस पर क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। ठीक है भाई, इस कन्वेंशन में 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोट के ऊपर यहाँ पर बात हुई थी। और ये गैर स्टिक हथियार, आपका क्लस्टर बम क्या है, गैर स्टिक हथियार है। गैर स्टिक हथियार, ऐसे बरसात होती है भाई। क्लस्टर क्या मतलब, एक किस्म से बमों की अंधाधुंध बारिश होती है अलग अलग उसके ऊपर, तो वो कह सकते हैं। और एक ही जो आपका मतलब जो एरोप्लेन या जैसे भी उसके अंदर से लगातार कंटिन्यू बम निकलते रहते हैं, उसको क्लस्टर बम की यहाँ पर संज्ञा दी। 20 किलोग्राम से ज्यादा के लिए तो यहाँ पर क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्शन किया गया था। और अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई देखो, इंसान ने इंसान को मारने के लिए क्या क्या नहीं बना दिया, कहीं क्लस्टर बम, कहीं परमाणु बम, कहीं वैक्यूम बम, कहीं रासायनिक हथियार है, कहीं जैविक हथियार बना दिए हैं। ठीक है, तो लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, ये आप सब जानते हुए, लेकिन सिचुएशन इस प्रकार की हो जाती है जब अब दो अहमों की लड़ाई हो, जैसे कि अब दो अहम, ये कहीं दो बादशाहों के बीच में लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, सबको पता है। एक तरफ जो पीठ थपथपा रहा है यूक्रेन की, यूएसए, ठीक है, एक तरफ यूएसए, एक तरफ क्या है, रसिया खड़ा है। नाटो देशों के साथ यूएसए खड़ा है और रसिया अकेला खड़ा है, लेकिन उसका समर्थन उसे प्राप्त है। चीन ने उसको समर्थन कर रखा है, साथ ही उत्तर कोरिया जो आपका कोरिया है, किम जोंग जो साहब है, उन्होंने भी समर्थन कर रखा है। जो यूएसए के जो कह सकते हैं हम, यूएसए के जो मित्र देश हैं वो यूएसए की तरफ, और जो यूएसए के जो दुश्मन देश हैं वो रूस की तरफ होने लगे, यानी कि वर्ल्ड वार 3 की सिचुएशंस यहाँ पर बनती आ रही हैं। अब देखना ये रहेगा समय कि क्या कराएगा क्या नहीं कराएगा। चलिए भाई, ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका। अभी हम बात करेंगे, देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में आपका हिमाचल प्रदेश चर्चा में रहा है। यहाँ पर कौन चर्चा, किसकी बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 मेरे ख्याल में भाई, हिमाचल प्रदेश चर्चा में है भाई, एचपी चर्चा में है। क्यों हिमाचल प्रदेश ने ऐसा क्या कर दिया जो चर्चा में है भाई, या ऐसा क्या काम हुआ जिसने चर्चा का विषय धारण कर लिया हिमाचल प्रदेश की हम बात करें। देखिए इलेक्शन का माहौल चल रहा है हर जगह, जैसे यूपी में 5 राज्यों में, भारत में 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो दे दनादन यहाँ पर चीजें निकल करके आ रही है। तो चर्चा में क्यों है हिमाचल प्रदेश, चर्चा में भी इसने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। पुरानी जो पेंशन योजना थी, पेंशन योजना को बहाल किया है। देखिए सीधी सी बात करें, पुरानी पेंशन योजना, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो आपको पता है भाई हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, क्या कुछ है वहां पर। पेंशन को इसने बहाल करके लोगों को तोहफा दिया है। पेंशन बड़ा मैटर करती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम बात करते हैं चर्चा में कि क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछेगा, अभी हाल ही में पुरानी पेंशन को बहाल किसके द्वारा किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। अब हरियाणा से बोल रहे हैं तो ध्यान रखना, हरियाणा की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता, तो हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की राज्य सीमा लगती है या नहीं लगती है। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि हरियाणा के साथ किस राज्य की सबसे कम सीमा, या कौन से राज्य सबसे कम सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश। चलिए भाई ठीक है, ओके। यहाँ पर बात करते हैं पहला जैव विविधता पार्क, कुछ इसकी हम विशेषताओं की बात करेंगे। देखिए पहले ले लेते हैं कैपिटल क्या है आपकी, शिमला है।
कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। धर्मशाला। दो राजधानी आपको पता है, पहली कौन सी है? और सबसे बड़ा शहर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा शहर भी कौन सा आपका भाई? शिमला है। सबसे बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का कौन सा आपका? शिमला ही है। सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं हमने, शिमला ही है। और यहाँ पर हम अगर बात करें आप लोगों से कि गठन की अगर हम बात करते हैं तो गठन 25 जैन 1971 कह सकते हो आप। 25 जैन 1971 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का, ठीक है भाई, 1971 में। उससे पहले इसको यूटी बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। जब क्या था ये? 1 नवंबर 1966 को ये यूटी की कंडीशन में था, जब आपका हरियाणा बनाया गया था। यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी, गठन हो गया आपका। सीएम कौन है इसके? भाई सीएम की हम बात करें तो जयराम साहब, जयराम जो ठाकुर साहब है। क्या सीएम? राज्यपाल राजेंद्र, राजेंद्र। गवर्नर कौन है? गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्रन है, ठीक है। और जयराम जो ठाकुर साहब ये क्या थे? सीएम। विधानसभा सीट के, विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं, विधानमंडल कैसा भी? एक सदनीय भी, एक सदनीय विधानमंडल है। सीटों की बात करें, विधानसभा सीट 61 है भाई, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की कितनी है भाई? राज्यसभा की 03 है। और लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 4 है। तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 4 है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, ठीक है भाई। ओके, थोड़ी सी विशेषता है। पहला जैव विविधता पार्क कहां पर खोला गया? देश का पहला जैव विविधता पार्क, पहला जैव विविधता पार्क कहां पर भाई? जैव विविधता पार्क कहां पर आपका? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश में कहां पर था भाई आपका? ये मंडी के अंदर खोला गया। कहां खोला गया? मंडी के अंदर पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 9वीं महिला राष्ट्रीय, जो आपकी 9वीं जो महिला अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी हुई थी, हॉकी की बात करें, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, सॉरी, महिला हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप भी आपकी कहां पर हुई थी? यही हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई थी। हिमाचल प्रदेश हिम के आंचल में बचा हुआ प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हिम के आंचल में बसा हुआ प्रदेश की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो 9वीं राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप आइस हॉकी की कहां पर हुई थी? यहीं पर हुई थी। साथ ही हम बात करें पूर्ण रूप से टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य पूर्ण रूप से टीकाकरण वाला, कौन सा? कोविड को लेकर के पूर्ण रूप से टीकाकरण वाले भी हम बात करें तो यही है भाई, ठीक है। ओके, पुलिस को हिमाचल प्रदेश पुलिस को क्या मिला हुआ है? कलर प्रेजेंटेशन मिला हुआ है, यानी कि फ्लैग मिला हुआ है। फ्लैग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फ्लैग देता कौन है भाई? राष्ट्रपति देता। कौन देता है? राष्ट्रपति देता। देखिए, इस जो कलर या झंडे की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है जो सुरक्षा बलों को दिया जाता है या सुरक्षा से संबंधित जो बल उनको दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें से ये जब तक सूरज चांद रहेगा इस बल का ये नाम रहेगा। मतलब कहने का ये कि कलर जब राष्ट्रपति किसी को स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन के नाम से भी इसको जानते हैं हम, दिया जाता है तो ये माना जाता है कि ये हमेशा के लिए आपकी बटालियन या आपका जो पुलिस है ये खड़ी रहेगी। तो जो आपकी हिमाचल पुलिस है इसको ये फ्लैग दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड सम्मानित किया गया है, ठीक है। ग्रेट हिमालय पिन वैली आपका यहीं पर है भाई, ग्रेट हिमालय पिन वैली भाई, आपका पिन वैली जो आपके नेशनल पार्क है सारे के सारे यहीं पर है। उसके बाद है सूरजताल झील है, नाको झील है, सूरज ताल झील आप कह सकते हैं, ताल झील, नाको झील, सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, कौन सी भाई आपकी? रेणुका जो झील है। उसी के साथ हम बात करें चंद्रताल झील, कौन सी झील है भैया आपकी? चंद्रताल जो झील है, इस सारी की सारी झीलें भी आपकी यहीं पर है, ठीक है। 100% तक एलपीजी कनेक्शन वाला भी आपका राज्य भारत के अंदर यही है। साथ ही बात करें रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा भी कहां पर है? बड़ा लाचा जो दर्रा है ये भी कहां पर? आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कौन कौन से दर्रे हो गए? सिपकिला हो गया, बड़ा लाचा होगा, रोहतांग दर्रा, सारे के सारे आपके कहां पर भी? यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद है छपोली तंडनाथ नृत्य की बात करें तो छपोली लोक नृत्य छपोली काका भी ये भी हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। छपोली नृत्य भी कहां का? आपका हिमाचल प्रदेश का है। बहुत शानदार क्वेश्चन था, हमने हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में, आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी जैसा भी आपको उचित समझे आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हाल ही में आपका चर्चा मेरा राष्ट्रीय फ्लैग चर्चा में क्यों रहा है? राष्ट्रीय फ्लैग चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका राष्ट्रीय जो फ्लैग है, फ्लैग आपका राष्ट्रीय फ्लैग चर्चा में है, क्यों है चर्चा में है?
राष्ट्रीय फ्लैग चर्चा में है, क्यों है? ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लैग चर्चा में है क्यों है। चलिए सीधी सी बात करें, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय फ्लैग हम देख रहे हैं, इसका जो रूप है ये किसके द्वारा निर्धारित? पिंगली वेंक जो अय्यर हैं उनके द्वारा। किसके द्वारा भाई? पिंगली जो अय्यर हैं, अय्यर स्वरूप, राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप किसने तैयार किया था? पिंगली अय्यर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए भी सरकार ने पोलिएस्टर, इससे पहले देखिए मैं बात करूं, सरकार ने देखो जो राष्ट्रीय ध्वज है आपका, वो हम केवल खादी से बनाते थे, केवल खादी से। राष्ट्रीय ध्वज कितने प्रकार की? 2 प्रकार की खादी से, 2 प्रकार की, कह सकते 2 प्रकार की खादी से बनाया जा सकता है राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, 2 प्रकार की खादी से बनाया जा सकता है। अब चर्चा में इसलिए कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि पॉलिएस्टर से, किससे भी आपका पॉलिएस्टर से, कह सकते हैं पॉलिएस्टर से, पॉलिएस्टर से क्या, पॉलिएस्टर से इसको बनाने की, पॉलिएस्टर के जो ध्वज हैं, के ध्वज के आयात की क्या दे दी? परमिशन दे दी है भाई। पॉलिएस्टर के ध्वज के निर्माण और आयात के लिए अनुमति दे दी है। आयात और निर्माण के लिए, आयात और आपका जो निर्माण है, निर्माण के लिए क्या दे दी? अनुमति दे दी। यानी कि अब पॉलिएस्टर का ध्वज बना सकते हैं, पॉलिएस्टर का जो ध्वज है वो हम आयात कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज चर्चा में रहा है। फिर क्वेश्चन आपका देखिए, राष्ट्रीय ध्वज चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अब तक जो ध्वज संहिता थी आपकी, उसके अनुसार हम इसको केवल खादी से बना सकते थे, हाथ से बुनी खादी, आपकी 2 प्रकार की खादी से हम इसको बना सकते थे। अब इस ध्वज संहिता में क्या किया गया? चेंजमेंट किया गया है। और ध्वज संहिता में क्या चेंजमेंट किया गया है कि अब हम इसका आयात कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? पॉलिएस्टर से हम इसको बना सकते हैं। जो पॉलिएस्टर का जो कपड़ा होता है भाई, पॉलिएस्टर का, उसे ध्वज का निर्माण बनाने की अनुमति दे दी है भाई। इसके उद्देश्य के लिए क्या किया जाएगा? जो ध्वज संहिता आपकी 2002 ध्वज संहिता में क्या हुआ भाई? संहिता में क्या किया गया है? बदलाव किया गया है, बदलाव या अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट पूछ लेगा सीधा सा कि ध्वज कौन सी ध्वज संहिता आपकी? तो ध्वज संहिता अमेंडमेंट किया गया आपका 2002 के अंदर किया गया है। ठीक है भाई। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कह सकते हैं इसको, फ्लैग कोड इंडिया 2002 या 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसके अंदर क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। ठीक है भाई, ओके। इससे पहले जबकि मशीन से बने झंडे के आयात पर प्रतिबंध था भाई, इससे पहले क्या था? 2019 तक मशीन से बने जो झंडे पर क्या था भाई? कि आयात पर प्रतिबंध था। आयात पर क्या था भाई? आयात पर प्रतिबंध था भाई, आयात पर प्रतिबंध था। ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो कितने आपका मशीन से बने झंडे पर कब तक प्रतिबंध था? आपका 2019 तक ही आपका प्रतिबंध रहा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई। ठीक है, ओके। केवल हाथ से बुने हुए ऊन, कपास और रेशम खादी से बनाए गए थे, हाथ से बुने ऊन। अब बात करते हैं थोड़ी सी राष्ट्रीय जो ध्वज संहिता भी, ध्वज संहिता की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो नियम जिससे ध्वज के ऊपर जो नियम लागू होंगे, यानी कि कह सकते हैं ध्वज के ऊपर कौन से नियम लागू होंगे? राष्ट्रीय ध्वज को केवल जो आपके वीर शहादत को प्राप्त होने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के लिए हम कह सकते हैं, उन्हीं को उड़ा करके कह सकते हैं आप, उन्हीं के ऊपर हम इस राष्ट्रीय ध्वज को डाल करके उनके अंतिम संस्कार तक लेके जा सकते हैं। देखिए भारतीय संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू हुई। पहले तो बात ये लागू कब हुई है आपकी? 26 जनवरी 2002 में इसको लागू किया गया। ठीक है, इसके अनुसार क्या था? हाथ से बुने, खादी से बुने, वो सारी चीजें आप समझ। राष्ट्रीय ध्वज को सामान्य इसके 3 भाग थे। इसके अंदर कितने भाग करे गए थे? 3 भाग थे। सामान्य, विवरण, सेकंड, थर्ड। कह सकते हैं सीधी सी बात, राष्ट्रीय जो ध्वज है आपका, उसको आप नैपकिन के तौर पे यूज नहीं कर सकते। कोई सिविलाइजेशन उसकी ड्रेस नहीं बना सकता। आप उसको मतलब उसको बना करके उसके कह सकते हैं आप किसी प्रकार से उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के संबंध में थी। कैसे थे? देखिए राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होगा? पहले तो आयताकार आकार होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। 3:2 में होगा। किसमें होगा भाई? 3:2 में होगा। आयताकार अनुपात होगा 3:2 में। सशस्त्र बलों के अंतिम संस्कार के अलावा और किसी के लिए नहीं होगा। और किसी के लिए सशस्त्र बलों के अंतिम संस्कार में ही इसको लेकर के जाएंगे। अंत्येष्टि के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को नैपकिन, रुमाल या किसी अन्य ड्रेस सामग्री पर यूज नहीं किया जाएगा।
नैपकिन, रुमाल, ड्रेस की अन्य जो सामग्री होगी पहनने की, उस पर झंडे को यूज नहीं किया जाएगा। कोई टी शर्ट पे इस टाइप से कोई टी शर्ट नहीं बनवाएगा राष्ट्रीय फ्लैग की। ये सारी की सारी बातें होती। राष्ट्रीय फ्लैग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो ये इसको स्टुअर्ट जर्मनी में एक राष्ट्रीय फ्लैग के तौर पर इसको फहराया गया था, लेकिन उस समय बहुरंगिया था। साथ ही फिर बाद में बात करते हैं इसको 1921 में अगर मैं बात करूं तो 19 राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी ने पहली बार बात करी थी भाई कांग्रेस का फ्लैग होना चाहिए। उस समय लाल और हरा कह सकते हैं, लाल और हरा था, सफेद रंग को बाद में शामिल किया गया था। अशोक की चक्कर, इसके अंदर तीन प्रकार के रंग हैं, तीनों अलग अलग है। इसके अंदर चक्कर है जिसके अंदर 24 तीलियां हैं। सारी की सारी बात यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग। 1947 को इसको कब अपनाया गया था? 1947 में इसको अपनाया गया था। ठीक है भाई। 1951 में पहली बार BIM भारतीय मानक ब्यूरो ने फ्लैग को लेकर के, कब? 1951 में। देखिए 1951 में फ्लैग को लेकर के भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार कोई बात कही थी कि आपका जो फ्लैग वो किस प्रकार से रहेगा। 1968 में क्या हुआ था भाई? 1968 में तिरंगे के निर्माण के मानक तय किए गए। पहली बार तो आपका जो कौन है आपका BIM भारतीय मानक ब्यूरो है। BIM मानक जो ब्यूरो है 1968 में तिरंगे को लेकर के बातें कही गई थी। अब जो आपको जो नियम मिले हैं 2002 में, कह सकते हैं कि दूसरी बार 1968 में जो आयताकार जो आज का तिरंगा हम देख रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर बात कही गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हमें बात करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका ये। राष्ट्रीय फ्लैग की हमने बात करी। अभी हम राष्ट्रीय फ्लैग जो है अब तक किसका, खादी का हाथ से बुना हुआ इसी का यूज करते थे। अब हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर का भी आयात कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, और ये इसलिए राष्ट्रीय फ्लैग आपका चर्चा में रहा। और इसके लिए हमारे को कौन सी संहिता चयन करनी पड़ेगी? जो आपकी संहिता 2002 है उसमें बदलाव करना पड़ेगा भाई। 2002 जो आपकी संहिता उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने जो इसका स्वरूप तैयार किया था 3:2 स्वरूप रहेगा। साथ ही बता दूं 3 किलो पर केवल 3 किले ऐसे हैं जहां पर आपका 14/21 जो सबसे लंबा 21/14 कह सकते हैं सबसे लंबा आपका फ्लैग फहराया जा रहा है। एक तो आपका ग्वालियर का किला है भाई। साथ ही हम बात करें कि आपका कर्नाटक के अंदर किला है, एक साथ आपका ग्वालियर कर्नाटक, और एक आपका और किला 3 किलों पर इसको फहराया गया। 3 किले जो सबसे जो 21/14 का जो फहराया गया है, तो वहां पर जो उस समय सबसे लंबे थे। लेकिन भारत का सबसे बड़ा खादी का बना हुआ वो कहां पर भाई? राजस्थान जैसलमेर के अंदर फहराया गया। उसके ऊपर भी हमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई, आपका चर्चा में रहा है। ठीक है, क्या चर्चा में रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए वायु शक्ति युद्ध अभ्यास, अगला क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपका वायु शक्ति युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है? देखिए वायु का नाम, एक मोटी सी बात बता देता हूं आपको। जैसे ही जहां पर आपको एयरफोर्स नजर आ जाए, वायु नजर आ जाए, यानी कि एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज नजर आ जाए तो सीधा ठोक देना राजस्थान। कहां पर? क्योंकि राजस्थान के अंदर ही आपका ये युद्ध अभ्यास होने की प्रबल संभावना। तो कहां पर हुआ भाई? राजस्थान के अंदर हुआ है। भारतीय किसका भी? भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। किसका भी? भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। किसका? भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए राजस्थान की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए पहला अंगदाता स्मारक भाई, अंगदाता स्मारक भी आपका कहां पर? राजस्थान के अंदर। कहां पर भाई? जयपुर के अंदर। जयपुर की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी, सबसे बड़ा शहर आपका राजस्थान का जयपुर ही है। राजधानी कैपिटल की बात करें तो भी जयपुर ही है। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? तो भी जयपुर को बोला जाता है। हाई कोर्ट कहां पर है? तो भी जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, ओके। साथ ही हम अगली बात करते हैं, स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर आपका? स्टेच्यू ऑफ पीस की अगर बात करें, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर? आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपकी गुजरात साधु बेट द्वीप के ऊपर है। और उस साधु बेट द्वीप के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर आपका? स्टेच्यू ऑफ पीस आपका पाली राजस्थान के अंदर है। स्टेच्यू ऑफ यहाँ पर देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, यूनिटी आपका कहाँ? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ध्यान रखेंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर आपका? गुजरात के अंदर है। साधु बेट द्वीप के अंदर, साधु बेट द्वीप के अंदर है। और किसकी फोटो भी है? लोह पुरुष। लोह पुरुष कौन है भाई आपके? लोह पुरुष की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की क्या है? फोटो है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं
कि भारत के पहले जो आप कह सकते उप प्रधानमंत्री भी यही थे और गृह मंत्री भी यही थे भाई, ठीक है। और भारत के पहले अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे आपके? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह की भी यहाँ पर मैंने बात कर दी। रक्षा मंत्री कौन थे आपके? बलदेव सिंह भी थे, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ पीस आपका पाली के अंदर, राजस्थान के अंदर बनाया गया है। बैक टू वर्क योजना, देखिए महिलाओं के लिए सीधा पूछे, महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना किसके भाई? ये भी राजस्थान के। बैक टू वर्क योजना किसकी है? राजस्थान की। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। राजस्थान की खादी का सबसे बड़ा ध्वज, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, खादी का सबसे बड़ा जो ध्वज है, खादी का सबसे बड़ा जो ध्वज है, ये कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर भी, जैसलमेर के अंदर और बना, जैसलमेर के अंदर था खादी का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा खादी का ध्वज जैसलमेर के अंदर। साथ ही हम बात करें अभी तेल खोजा गया है, तो तेल कहाँ खोजा गया है आपका? बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के अंदर तेल की भी खोज की गई है। तेल का भी प्लॉट की वहां पर क्या है? कंपनी के द्वारा खोजा। उड़ान योजना कहाँ की? ये राजस्थान की है, ध्यान रखेंगे। उड़ान योजना भी कहाँ की है? राजस्थान की है। एक है उड़े देश का हर नागरिक, उड़े देश का हर नागरिक, एक ये योजना भी है आम आदमी के लिए, जो लोकल आम आदमी के लिए, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या, हर नागरिक के लिए उड़ान के लिए यहाँ पर बात हुई थी कि 500 किलोमीटर तक आप केवल 2,500 रुपए में, केवल 2,500 रुपए में पूरे देश का हर नागरिक, केंद्र की योजना थी। प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। और जब उड़े देश का हर नागरिक, और इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो उसका 5,000 रुपए चार्ज होगा भाई। 500 किलोमीटर से ज्यादा जाएंगे तो 5,000। आप यहाँ पर था देश की सबसे पहली उड़न कार की, अगर देश की सबसे पहली, अगर मैं आपकी बात, हवाई टैक्सी का प्रारंभ कहाँ हुआ? हवाई जो टैक्सी है, हवाई टैक्सी की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में भाई, हरियाणा में कहाँ भाई? हिसार। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? हिसार से आपका चंडीगढ़ तक है, चंडीगढ़ तक भाई, हिसार से चंडीगढ़ तक। और दूसरी योजना कहाँ से है भाई? हवाई टैक्सी की, तो ये आपकी हिसार से चल करके कहाँ जाई जाती है? पंचकुला, हरियाणा की। अगर मैं बात करूँ हिसार से पंचकुला के लिए भी हवाई टैक्सी की बात की जा रही है भाई। हिसार के अंदर भी आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो आपका कार्गो का भी काम करेगा, ठीक है। और साथ ही हम बात करें एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपका कहाँ पर? यूपी के अंदर बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यूपी के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें जेवर आपका क्या है? जेवर जो एयरपोर्ट है वो चर्चा में, क्योंकि एशिया में दूसरा बड़ा आपका कह सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद और थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान की। अगर हम बात करते हैं विधानसभा सीटों, सीएम साहब ले लो एक बार भाई। सीएम साहब कौन है? अशोक गहलोत साहब हैं, अशोक गहलोत साहब हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बजट के अंदर पेंशन की बात करी है, पेंशन बहाली की बात करी है। बजट के अंदर उन्होंने कर्मचारियों के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनके पेंशन की बात करी, तोहफा दिया लोगों को, ठीक है भाई। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर राज्यपाल अगर आपके ये हैं तो फिर साथ ही इसके जो गठन की बात करते हैं, 30 मार्च 1949 को गठन हुआ भाई, ठीक है। विधानसभा सीटें, हाँ विधानसभा सीटें कितनी इसकी? 200 है भाई। विधानसभा सीटें कितनी? 200। इसकी जो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। और लोकसभा की जो सीटें कितनी भाई? आपकी 25 है। 10, 25, 200। विधानसभा विधानमंडल है आपका, विधानमंडल एक सदनीय भी, कैसा है? एक सदनीय विधानमंडल है, ये भी आप लोग जानते हैं इसको, एक सदनीय विधानमंडल है। साथ ही हम बात करें, एक बात और बता दूं आपको, जो मनमोहन सिंह है राज्यसभा के जो नॉमिनेट हुए सदस्य, मनमोहन सिंह राज्यसभा के कहाँ से? राजस्थान से चुने गए थे, और इनके खिलाफ किसी ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, अशोक गहलोत हो गया भाई आपका, सबसे बड़ा शहर भी हो गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा, एक योजना थी, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये भी आपका किसका था भाई? राजस्थान की योजना थी। 100% टीका करने वाला पहला जिला, 100% राजस्थान का टीकाकरण करने वाला, कोवैक्सीन की बात करें, कोविड की भाई, टीकाकरण करने वाला प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट था, प्रतापगढ़ बना था भाई राजस्थान का, ये भी ध्यान रखें। जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन का संबंध भी कहाँ से है? राजस्थान से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। राज्यपाल आपके कलराज मिश्रा हैं, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। ये आपका राजस्थान का भी, थोड़ा सा मैंने राजस्थान, और ये चर्चा में क्यों था? तो क्योंकि वायु शक्ति युद्ध अभ्यास आपका कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान। भारतीय वायुसेना क्या कर रही है भाई? यहाँ पर कर रही है। मित्र शक्ति मित्र, हमने यहाँ पर आपका बहुत सारे युद्ध अभ्यास, पीछे जो मैंने युद्ध अभ्यासों में मैंने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि मैं आप लोगों को युद्ध अभ्यास करवा चुका हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है।
चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भैया अपना। अभी हाल ही में 4 मार्च को, चलिए क्वेश्चन नंबर पता नहीं भाई, हाँ नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। विश्व वन्य क्वेश्चन रहेगा आपका वन्य सुरक्षा दिवस। देखिए क्वेश्चन है आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा भी आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, चर्चा में रहा भी आपका। चर्चा में क्या रहा आपका, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। सीधी सी बात करें जो कि चर्चा में था, सीधा सा फैक्ट का क्वेश्चन ले लेता हूँ। विश्व नागरिक जो आपका दिवस है कब मनाया गया, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है 1 मार्च को आपका विश्व नागरिक दिवस मनाया गया, नागरिक दिवस मनाया गया, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं क्या, और साथ में शून्य भेदभाव दिवस, दूसरा क्या है विश्व नागरिक, साथ में शून्य भेदभाव दिवस, ये भी कब आपका 1 मार्च को ही मनाए गए दोनों के। नागरिक सुरक्षा दिवस कह सकते हैं आप, नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका 1 मार्च को। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, 2 मार्च को आपका क्या मनाया गया है, सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। लेखा दिवस 1 मार्च से, और आपका 1 मार्च से 7 मार्च तक क्या मनाया, कौन सा सप्ताह मनाया गया है, ये भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एक सप्ताह आपका महिलाओं को लेकर के मनाया गया है, ये कब मनाया गया आपका 1 मार्च से 8 मार्च तक आपका सप्ताह ये दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें नागरिक सुरक्षा दिवस की, अगर हम बात करते हैं तो नागरिक सुरक्षा दिवस को अगर हम लेते हैं तो नागरिक सुरक्षा यानी कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के एक दिवस मनाया गया है, यानी साथ ही विस्थापितों को लेकर के भी एक दिवस मनाया गया है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं वन्य जीव, वन के अंदर जो जीव हैं या प्रकृति से संबंधित जीवों की सुरक्षा के लेकर के भी आपके दिवस मनाए गए हैं। 1 2 3 तारीख को आपको विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को कौन सा विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि ये इसके लिए जो विश्व के अंदर जो वन में जीव जंतु रह रहे हैं या जो प्रकृति है उसके लिए आपका उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपका ये दिवस मनाया गया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने अपने आप को, किस राज्य ने अपने पूरे क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो आंसर इसका भाई असम है, ध्यान रखना। असम जो राज्य है, असम ने अपने पूरे, और यहाँ पर आपका अपसपा लग गया है, अपसपा कहाँ पर लगवा दिया गया, पूरे असम के अंदर अपसपा लगा दिया गया, यानी कि अब वहां पर जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बलों को क्या दे दिया गया, विशेष अधिकार दे दिए गए पूरे असम के अंदर में, पूरे असम राज्य के अंदर क्या दे दिए गए, विशेष अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपके चर्चा का विषय था। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी यहीं तक है भाई। उज्जवल परिवार आपके बीच में ऐसी ही क्लासें आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहेगा हर दिन। आज का जो करंट था आपका जून 3 मार्च 2022 या उससे पहले का जो भी समझे, साथ स्टैटिक जीके के साथ यहाँ पर हम करवाते हैं। आप लोगों को डेली क्लास मिलती है, साथ ही आपको और भी जो विशेष जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी आपकी क्लास आते रहती है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डू द बेस्ट।